तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग को प्यारे से यूट्यूब चैनल पे फिजिक्स बाय संजीव सर क्लासेज में। तो आइए आज पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी 12 का चैप्टर 2, पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। देखिए इसमें पहला है पुष्प। तो पुष्प क्या है? तो पादपों में लैंगिक जनन के लिए पुष्प एक महत्वपूर्ण अंग है। अर्थात पुष्प जो होता है पादपों में लैंगिक जनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और परागण निषेचन इन सभी को क्रिया पुष्पों के द्वारा ही होता है। तो नेक्स्ट है पुष्प का कार्य। तो पुष्प का कार्य क्या होता है? तो देखिए पराग पुष्प का कार्य जो है, पहला पराग तथा अंडों का निर्माण करना, फिर परागण तथा निषेचन की प्रक्रिया करना और बीज तथा फलों का निर्माण करना। तो ये पुष्प का यही कार्य है, पराग तथा अंडों का निर्माण करना, फल तथा बीजों का निर्माण करना। और हाँ, फल तथा बीजों का प्रकीर्णन भी पुष्प के द्वारा ही होता है और उसमें निषेचन और परागण की प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुष्प जो है पौधे का महत्वपूर्ण अंग है। अब देखिए पुष्प का भाग। तो पुष्प का दो भाग होता है, एक सहायक भाग है, एक को सहायक भाग कहते हैं, और दूसरा लैंगिक भाग, जिसको हम लोग आवश्यक भाग भी या आवश्यक अंग भी कहते हैं। आवश्यक अंग कहते हैं। तो देखिए सहायक भाग के अंतर्गत इसके अंतर्गत बाहरी दल पुंज और बाहरी दल पुंज और दल पुंज होता है। तो सहायक भाग के अंतर्गत बाहरी दल पुंज और दल पुंज होता है। नेक्स्ट है लैंगिक भाग। इसके अंतर्गत पुमंग और जायांग होता है। तो देखिए पुष्प का दो भाग है, सहायक भाग और लैंगिक भाग, जिनमें से सहायक भाग के अंतर्गत बाहरी दलपुंज और दलपुंज आता है, जबकि लैंगिक अंग के अंतर्गत पुमंग और जायांग आता है। देखते हैं नेक्स्ट, ये बाहरी दलपुंज क्या होता है? तो देखिए बाहरी दलपुंज क्या होता है? तो ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो बाह्य दलों से मिलकर बना होता है और इसका कार्य पुष्प के अन्य भागों को रक्षा करना होता है। अर्थात ये पुष्प के अन्य भागों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है दलपुंज। तो इसको लिख देते हैं, बाहरी दलों से मिलकर बनता है। और ये पुष्प का दूसरा चक्र है जो दल पुंजों से मिलकर बनता है और ये रंगीन होता है। और रंगीन होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात ये परागण के टाइम कीटों का ये अपने ओर आकर्षित करता है और इसका यही कार्य होता है। तो ये दल पुंजों से मिलकर बना होता है।
और ये रंगीन होता है। रंगीन होता है और रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है पुमंग। तो देखिए पुमंग क्या है। तो पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है और ये बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर बनते हैं। पुमंग पुष्प का नर जनन भाग होता है जो पुंकेसरों से मिलकर बनते हैं, अर्थात पुमंग पुंकेसरों के समूह होता है। और ये पुंकेसरों के समूह होता है। नेक्स्ट है जायंग। तो जायंग क्या है। तो जायंग पुष्प का स्त्री जनन भाग है, अर्थात पुष्प का मादा जनन भाग है और ये स्त्री केसरों के समूह होता है। जायंग बहुत सारे स्त्री केसरों से मिलकर बनता है, अर्थात जायंग स्त्री केसर के समूह को कहा जाता है। ये मादा जनन अंग होता है। भाग है जो स्त्री केसरों के समूह होते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े बाहरी दलपुंज, दलपुंज और पुमंग जायंग। तो देखिए बाहरी दलपुंज क्या होता है, जो बाह्य दलों से मिलकर बना होता है उसे बाहरी दलपुंज कहते हैं और ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है और ये पुष्प के अन्य भागों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है दलपुंज। तो दलपुंज जो है दलपुंजों से मिलकर बना होता है और ये रंगीन होता है। रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षित करता है। अगला है पुमंग। तो पुमंग नर का पुमंग पुष्प का नर जननांग होता है जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है जायंग। जायंग जो होता है पुष्प का मादा जनन भाग होता है और ये स्त्री केसरों का समूह होता है, अर्थात ये स्त्री केसरों से मिलकर बनता है। तो देखिए यहाँ एक पुष्प है और ये पुष्प का भाग यहाँ दर्शाया गया है। तो देखिए ये जो हरा वाला भाग है इसी को बाह्य दलपुंज बोला जाता है। इसको हम लोग इसे बाह्य दलपुंज कहते हैं। और ये जो रेड कलर का रंगीन भाग है, जो ये सब रंगीन वाला रेड कलर का भाग है, इसको दलपुंज बोला जाता है। दलपुंज रंगीन होता है और ये वाला जो भाग है जो ये वाला भाग है इसको हम लोग अर्थात इसको पुंकेसर बोला जाता है। इसको पुंकेसर कहा जाता है और ये अकेले होता है तो पुंकेसर होता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ एक से अधिक है तो इन सबों को
पुमंग बोला जाता है। पुंकेसर का ये समूह है जिसे पुमंग बोला जाता है। और ये जो भाग है पुष्प के इस भाग को हम लोग स्त्री केसर बोला जाता है। नहीं, इसको जयांग, इस भाग को जयांग कहा जाता है। इसके अंदर बीजांड उपस्थित होता है। तो देखिए ये फूल की संरचना है जिसमें ये बाहर वाले भाग को जो ग्रीन कलर का है उसे बाह्य दलपुंज कहते हैं, रेड कलर वाले भाग को दलपुंज कहते हैं, और ये जो येलो कलर का भाग है ये तंतुनुमा, इसे पुंकेसर कहते हैं। लेकिन ये एक होता है तो इसे पुंकेसर कहते हैं, लेकिन एक से अधिक होता है तो इसे पुमंग कहते हैं। और इस भाग को हम लोग जयांग कहते हैं। जयांग के अंतर्गत देखिए इस भाग को वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इस भाग को वर्तिका, और इस भाग को अंडाशय। इस भाग को अंडाशय कहा जाता है। इस प्रकार से हम लोग फूल की संरचना को पढ़ लिए। नेक्स्ट है पुंकेसर। तो देखिए पुंकेसर क्या है। तो पुंकेसर फूल का नर जननांग होता है। पुंकेसर फूल का नर जननांग होता है। और ये पुंकेसर जो होता है 3 भाग से मिलकर बना होता है। पुंकेसर कितने भागों से मिलकर बनता है? 3 भाग। तो देखिए पुंकेसर का 3 भाग होता है, जिसमें पहला परागकोश, परागकोश, दूसरा संयोजी या योजी, वही तीसरा कुतंतु या केवल तंतु। तो देखिए पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर जनन भाग होता है और ये 3 भागों से मिलकर बनता है। इसका पहला भाग परागकोश, इसका पहला भाग परागकोश, दूसरा भाग संयोजी या योजी, और इसका तीसरा भाग कुतंत्र, जिसे तंतु भी कहते हैं। देखिए ये एक पुंकेसर है, ये जो है एक पुंकेसर है। इसका इस भाग को परागकोश, परागकोश, और इस भाग को देखिए, इस भाग को पुतंतु, इस भाग को पुतंतु कहा जाता है और पुतंतु को इंग्लिश में फिलामेंट बोला जाता है। परागकोश को एंथर, और ये परागकोश नहीं सॉरी पुतंतु और ये परागकोश जिस स्थान पे जुड़ा होता है उस स्थान को हम लोग योजी या संयोजी कहते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पुतंतु है और ये परागकोश है और दोनों इस स्थान पे जुड़ा है। तो ये जिस स्थान पे जुड़ता है उस स्थान को हम लोग
योजी या संयोजी कहा जाता है। तो देखिए, ये एक पुंकेसर था जिसका ये डंठल नुमा संरचना को पुतंतु कहा जाता है, और ये जिसमें परागण बनता है उसे परागकोश कहा जाता है, और पुतंतु और परागकोश जिस स्थान पर जुड़ता है उस जगह को हम लोग योजी या संयोजी कहते हैं। नेक्स्ट है पुंकेसर के भाग। ऐसा देख लीजिए इस भाग को परागकोश कहा जाता है, इस भाग को पुतंतु कहा जाता है, और परागकोश पुतंतु जिस भाग पे जुड़ता है इस स्थान को हम लोग योजी या संयोजी कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के भाग पढ़ लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं परागकोश की संरचना। तो देखिए, परागकोश की संरचना क्या होता है। पुष्प का नर जनन भाग होता है, और इस परागकोश को जैसे ही हम लोग देखिए, यहाँ एक परागकोश है, और इस परागकोश को जैसे ही अनुप्रस्थ काटते हैं तो दो पालियां बनती हैं, और प्रत्येक पाली में चार लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती है। अर्थात पहले परागकोश पहले एक सरल आकार का होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम लोग कट करते हैं, अनुप्रस्थ इसकी संरचना को देखते हैं काट कर, तो इसमें दो पाली बनता है, और प्रत्येक परागकोश के कट में दो पालियां होती है, और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होता है। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ इसको कट लगाया गया है जिसमें चार लघु बीजाणु धानी है, और ये चारों प्रत्येक एक लघु बीजाणु जानी जो होता है एक कोने पर होता है। अर्थात ये परागकोश बाद में चतुष्कोणीय हो जाते हैं, और प्रत्येक कोण पर एक लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं होती है। तो देखिए, यहाँ कटा हुआ परागकोश है, इसमें चार चतुष्कोणीय संरचना है, जिसमें से प्रत्येक कोण पर एक ये लघु बीजाणु जनन कोशिका है, और ये लघु बीजाणु कोशिकाएं जो होती है द्विगुणित होती हैं। नेक्स्ट है लघु बीजाणु जनन। तो देखिए, लघु बीजाणु जनन क्या है। तो लघु बीजाणु कोशिकाओं को निर्माण होने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु जनन में चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। कितने? चार अगुणित। चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये लघु बीजाणु जनन जो होता है वो द्विगुणित होता है। अर्थात इसके केंद्रक में 2x गुणसूत्र होता है, और जैसे ही इसमें विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। लघु बीजाणु जनन में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें चार अगुणित लघु बीजाणु बनता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग लघु बीजाणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट है लघु बीजाणु धानी की संरचना। तो देखिए, लघु बीजाणु धानी की संरचना में क्या होता है।
ये लघु बीजाणु धानी कोशिकाएं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इसमें 4 प्रकार का ये इस स्टेज में आता है। जैसे ही लघु बीजाणु में सूत्री विभाजन होता है तो फिर ये इस स्टेज में आता है और मतलब ये चतुष्कोणीय हो जाता है। प्रत्येक कोण पे लघु बीजाणु उपस्थित होता है। तो देखिए यहाँ प्रत्येक कोण पे लघु बीजाणु उपस्थित है और ये लघु बीजाणु कैसे विकसित होता है? तो ये लघु बीजाणु जो होता है 2 से 4 परत से घिरा होता है। इसमें 4 परत होते हैं। इसका अंदर की परत, तो देखिए इस प्रकार से ये लघु बीजाणु धानी जो होता है 4 परत से घिरा होता है, 4 परत से आवृत होता है। तो देखिए इसके जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे एंडोथीसियम, इसके ऊपरी परत को एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या बाहरी परत, बाहरी परत कहते हैं। इसकी सबसे बाहरी परत को बाहरी परत या एपिडर्मिस कहते हैं और एपिडर्मिस के निचले परत को एंडोथीसियम, एंडोथीसियम कहा जाता है। अब एंडोथीसियम के बाद के परत को मध्य परत कहते हैं। मध्य परत यानी मिडिल लेयर कहते हैं। और इसके सबसे भीतरी परत को टैपिटम, टैपिटम कहा जाता है। तो देखिए लघु बीजाणु धानी में क्या होता है, ये जैसे ही विकसित होता है तो इसमें 4 परत अपने आप को 4 परत से आवृत हो जाता है, जिसमें से पहले परत को एपिडर्मिस या बाहरी परत कहते हैं। दूसरे परत को एपिडर्मिस के निचले वाले परत को एंडोथीसियम कहते हैं और एंडोथीसियम के नीचे वाले परत जो बीच में होता है उसे हम लोग मध्य परत कहते हैं और इसके सबसे भीतरी परत को टैपिटम कहते हैं। टैपिटम कहते हैं और ये एक कोशिका में हुआ, ऐसा नहीं कि मैं इसी तरह से ये 4 जो चतुष्कोणीय है उसमें 4 कोण हैं, तो उन चारों कोण पे इसी स्टेज में विकास होता है। मतलब इसी तरह से इसमें होता है चारों में, लेकिन हम समझाने के लिए आपको एक बताए हैं। देखिए नेक्स्ट क्या होता है। अब देखिए ये जो एंडोथीसियम होता है, एपिडर्मिस के बाहर निचले परत जो एंडोथीसियम होता है
वो क्या करता है, उसकी भित्ति, एंडोथीसियम की भित्ति धीरे धीरे एंडोथीसियम की भित्ति धीरे धीरे मोटे होते जाती है। एंडोथीसियम की भित्तियां धीरे धीरे मोटी होती जाती है, मोटी होती जाती है। उसके बाद मध्य परत, जो मध्य परत होता है, देखिए एंडोथीसियम की भित्ति मोटी होती जाती है धीरे धीरे, तो जैसे ही मोटी होती जाती है तो उसमें क्या होता है, मोटी होती जाती है, तब उसमें परागकोश, जो परागकोश होता है वो परिपक्व होता है, परिपक्व होता है और फटता है। फटता है। अब देखिए, ये तो था एंडोथीसियम की भित्तियां मोटी हुई। तो नेक्स्ट है मध्य परत। तो जो मध्य परत होता है वो धीरे धीरे नष्ट होता जाता है, नष्ट होता है, और जैसे ही ये नष्ट होता है, मध्य परत नष्ट होता है, तो वो पोषण सहायक सिद्ध होता है। पोषण सहायक सिद्ध होता है, अर्थात वो लघु बीजाणुओं को पोषण में मदद करता है। उसके बाद टैपिटम। तो टैपिटम जो होता है लघु बीजाणु का पोषण प्रदान करता है। तो देखिए, जो चार परत होता है, उन चार परतों का अलग अलग कार्य होते हैं। तो इनमें से पहला परत एपिडर्मिस, उसका तो कुछ नहीं होता है, लेकिन एंडोथीसियम की भित्ति जो होती है धीरे धीरे मोटी होती जाती है। तो जो एंडोथीसियम होती है, इसमें देखिए ये एंडोथीसियम है, ये परत एंडोथीसियम है। तो इसकी भित्ति जो है धीरे धीरे मोटी होती जाती है, जिसके कारण परागकोश परिपक्व होता है और वो फटता है। तो जैसे ही एंडोथीसियम की भित्ति मोटी हुई, परागकोश परिपक्व हो जाता है और वो फट जाता है। फिर उसके बाद ये मध्य परत जो होता है, ये जो है मध्य परत, तो ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है,
अर्थात इसका धीरे धीरे ये नष्ट होने लगता है और नष्ट होने के कारण ये पोषण में सहायक सिद्ध होता है। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये नष्ट होता है और ये पोषक में सहायता करता है, पोषक पदार्थों में। और इसका सबसे भीतरी परत है टैपिटम। तो इस टैपिटम का काम होता है क्या, ये लघु बीजाणु का पोषण प्रदान करता है और टैपिटम के द्वारा ही लघु बीजाणु जो है पोषण को ग्रहण करता है और परागण का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ जो छोटे छोटे हैं ये सब लघु बीजाणु है और ये विकसित होता है और परागण का निर्माण करता है। तो परागण का निर्माण लघु बीजाणुओं के द्वारा ही होता है। देखिए ये इस प्रकार से 1 2 और इधर से 3 4 चतुष्कोणीय संरचना है। इसमें ये 4, अब ये जो है 4 लेयर से ढका होता है। ये लघु बीजाणु था, इसमें हो रहा था ना, ठीक जो हम बनाए वैसा ही है। ये 4 लेयर है इसमें। देखिए ये इसका बाहरी परत है, इसको एपिडर्मिस बोला जाता है और उसके निचले परत को एंडोथीसियम बोला जाता है और एंडोथीसियम के मध्य में जो परत होता है उसे मध्य परत कहा जाता है, मिडिल लेयर। और इसका निचले परत को, सबसे भीतरी परत को टैपिटम बोला जाता है और टैपिटम के अंदर, मतलब टैपिटम वाले लेयर के अंदर ये जो गोल सी संरचना है ये लघु बीजाणु है। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।